स्टार्ट करते बेटा आप लोग। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे, पर अब बातचीत नहीं। बातचीत नहीं, हम बात करें रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन के बारे में, आप लोगों से बात करेंगे चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर अगेन आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, ये चैप्टर पुराना चैप्टर ही है आपके लिए। बीच में 2 चैप्टर नए आए थे, कंसाइनमेंट, दूसरा कौन सा आपके पास, जॉइंट वेंचर, उनके बारे में हमें बात की थी। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, आपको ये समझना होगा। आप लोग सभी का बोलना है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, बोलो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन क्या बेटा, असेट्स, बोलो हाँ है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। तो इस चीज को थोड़ा सा रेटिफाई करना चाहूंगा इस बात को बेटा। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा और अच्छा, चार्ज ऑन tangible fixed assets. The word is very important points. Depreciation charge on tangible fixed assets पे ही depreciation charge किया जा सकता है, इससे ज्यादा appropriate तरीका ये रहेगा। तो depreciation को चार्ज कैसे किया जाएगा, क्या मेथड्स होंगे, क्या तरीका होगा, depreciation किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, ऐसे क्या सिचुएशन है डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा, किस वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में डिस्कशन आपके साथ करनी है। तो जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, कुछ वर्ड्स लिखूंगा। थर्ड, डेप्रिशिएबल अमाउंट, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूजन ना हो। डेप्रिसिएशन और डेप्रिशिएबल अमाउंट दोनों अलग अलग चीज होती, ये अभी समझ में नहीं आएगा, कल तक ये बात आपको बेहतर समझ में आपको आ जाएगी। थर्ड, हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स चाहिए होता है, हमें स्क्रैप वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ असेट्स के बारे में सब होना चाहिए। ये चीजें तो सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसको चैप्टर में हम सीखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे कंप्यूट किया जाता है, और डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये कुछ बातें हमें डिस्कशन आपके साथ करनी है, बट इन सब बातें समझने से पहले तो हमें समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स। असेट्स कितने टाइप्स की होती है, इस चीज के बारे में जब आप लोगों से बात करें तो आप सभी का जवाब होगा सर, एक फिक्स असेट्स, दूसरा कौन सा होगा आपके पास बेटा, करंट असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मुद्दा इस बात का उठता है, सबसे पहले तो आप मुझे समझाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स। एक साथ कोई भी नहीं बोलेगा, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे, मैं पूछ और फिर आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे को 2 चीज आप लोगों को यहाँ पे समझानी है। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स असेट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। और एक बात बोलना चाहता हूं इस चीज के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाएगा, इसके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। हालांकि बात करेंगे, अभी नॉर्मल बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स, पहले हम ये समझते हैं। ये समझने के बाद हम बात करेंगे किसके लिए बेटा, फिक्स असेट्स के बारे में बात करेंगे।
और जब मैं फिक्स असेट्स के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं तो इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तब इस चीज के बारे में आप लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा बोलना है बेटा मोबाइल जेब में, इट्स ओके, तो अगली बार माफ नहीं करूंगा। अगली बार क्या होगा, मोबाइल जब्त हो जाएगा। कितने दिन के लिए बेटा, 7 दिन के लिए बेटा, और फिर सामने वाली रूठ जाएगी बेटा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सामने वाली का मैसेज था क्या? हाँ, नालायक है वो, 1 नंबर के। सामने वाली की बात कर रहा हूं मैं। करंट असेट्स का मतलब क्या होता है बताओ? और श्रवण कुमार, नो कमेंट। सब मैं तो आपसे पढ़ने के लिए आया हूं, आप बताओगे वो मान लूंगा, बात खत्म बेटा। गौरव, नाम आपका, आपका नाम? प्रिंस राजा। वही सर जो इन्होंने बोला, सब कुछ मेरा भी वही, जो एक से कम चलती है वही। समझना? चलो बोलो। हर्षित, अरे एक ही बात है। जब भी, शॉर्ट टर्म मीन्स व्हाट? 1 अकाउंटिंग ईयर्स। सेम आंसर। एग्जाम में लिखोगे ऑल ऑफ द अबव, मतलब है। हाँ अंजलि, ऑल ऑफ द अबव। समझना? करंट असेट्स का मतलब क्या? ऐसे असेट्स जो, ऐसे असेट्स जिससे अमाउंट रियलाइज हो जाता है विद इन 12 मंथ। जनरली हम बात करते हैं 12 मंथ। और अकाउंट अकाउंटिंग पीरियड के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, जो अकाउंटिंग पीरियड क्या है बेटा आपके पास, बेटा ध्यान समझना बेटा, जनरली 12 मंथ का ही होता है। तो बेटा अगर कोई असेट्स ऐसा है, मतलब जिस दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है उसके बाद आने वाले 12 मंथ में उस असेट से अमाउंट रियलाइज हो जाएगा। एस्टिमेटेड है कि विद इन 12 मंथ, जिस दिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है उसके बाद आने वाले 12 मंथ के अंदर कोई पैसा आपको रियलाइज हो जाता है, या कोई ऐसी असेट्स जिससे पैसा विद इन 12 मंथ में रियलाइज हो जाएगा या होने की संभावना है, उस असेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट असेट्स बोलते हैं। पर इसको एकदम और मैं एप्रोप्रिएट बोलूंगा, ध्यान समझना बेटा, अमाउंट, इसको और अच्छे से बोलूंगा। हेलो हेलो हेलो, हम यहां बात करें रिगार्डिंग, पर ध्यान समझना, अगर ध्यान से करंट असेट्स तुमने बोला किसके बारे में बात की बेटा आपके पास, बेटा क्या विद इन 12 मंथ में रियलाइज हो जाए, बात खत्म। एक्चुअली क्या होता है, लेट एग्जांपल, आपने कोई परचेज किया, तो परचेज किया तो इसकी वजह से कैश गया या आया? आउटफ्लो या इनफ्लो? कैश परचेज से आप इसमें कुछ फर्दर प्रोसेस करोगे या इसमें कुछ पैकिंग करोगे
या विदाउट प्रोसेस और पैकिंग इस गुड्स को आप किसी व्यक्ति को सेल करोगे, सेल करने से आपके पास कैश रियलाइज होगा, ये कैश आपने पे किया होगा, ये कैश आपका रियलाइज हुआ, मतलब आपके पास इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो बड़ा ये ध्यान समझना, पैसा आपके पास से गया और पैसा आपके पास वापस आया, क्या पूरा एक प्रोसेस है ये बेटा। पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल। तो समझना, ये जो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, इट मे बी 6 मंथ, इट मे बी, इट मे बी 10 मंथ, कुछ भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं हो तो ऑलवेज क्या माना जाएगा, 12 मंथ का ही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माना जाएगा। तो सीधी सी बात, अगर कोई पैसा असेट्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आपको अमाउंट रियलाइज हो जाता है, अगर कोई भी असेट्स जिससे पैसा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में रियलाइज हो जाता है, तो उस असेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, करंट असेट्स बोलेंगे। इट मे बी पॉसिबल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मे बी मोर देन 12 मंथ, इट मे बी लेस देन, इट मे बी 12 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब क्या, पैसा आपने लगाया और लगाने के बाद ये पैसा घूम के वापस आपके बिजनेस में तो आएगा, ये बात तो तय है। ये जो पूरी साइकिल होगी, इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाएगा। और इस ऑपरेटिंग साइकिल जो समय है, मतलब पैसा जाने से लगाकर पैसा वापस घूम के आपके बिजनेस में आने की जो प्रोसेस है, इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर पैसा किसी असेट से पैसा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में रिलीज हो सकता है, तो उस असेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, करंट असेट्स बोलेंगे। साइकिल पीरियड बिजनेस टू बिजनेस क्या करता है बेटा, आपके लिए वेरी करता है। मेरी बात समझना, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। बट अगर किसी बिजनेस का आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं पता है, तो आप ऑलवेज क्या मानोगे, 12 मंथ माना जाता है। एक ये जनरल एजम्पशन है। हो सकता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 मंथ हो, आपका 18 महीने हो, आपका 20 महीने हो, इट मे बी 4 मंथ हो सकता है, इट मे बी 2 मंथ, इट मे बी 1 मंथ, कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी फेज से जब भी हमें पता करना है कोई असेट्स आपकी करंट असेट्स है या नहीं, डिपेंड ऑन द क्या बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो सबसे पहले हमने बात कर दिया करंट असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस को बोल सकते हैं ऐसे असेट्स जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट असेट्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बड़ा ध्यान से आप समझना। हमें ये समझ में आ गया करंट असेट्स। अब हम बात करेंगे फिक्स असेट्स। इस फिक्स असेट्स के लिए और अच्छा वर्ड बोलेंगे बेटा, सबसे पहले हम नॉन करंट असेट्स। क्या सब पार्ट आता है बेटा आपके पास फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स के फर्दर पार्ट होते हैं बेटा आपके पास टेंजिबल, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स एंड एडवांस, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द फिक्स असेट्स। ये बहुत ध्यान समझना बेटा आपको। तो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं बेटा इस चीज के लिए, ये नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या, ऐसी असेट्स जिससे पैसा रियलाइज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में नहीं होता है, उस असेट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन करंट असेट्स। आज से कुछ सालों पहले नॉन करंट असेट्स का नाम था लॉन्ग टर्म असेट्स। क्या नाम हुआ करता था, लॉन्ग टर्म असेट्स। बट अब कभी भी हम लॉन्ग टर्म असेट्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे नॉन करंट असेट्स वर्ड यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगले पॉइंट के बारे में चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे बेटा, तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। फिक्स असेट्स के बारे में बात करेंगे, तो फिक्स असेट्स के फर्दर पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स असेट्स, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स असेट्स, कोई एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह कुछ नहीं बोलेगा, हाथ खड़ा करो फिर जवाब दो। मैंने बोला हाथ खड़ा करना फिर बोलना, मैंने ये भी बोला कोई एग्जांपल नहीं देगा, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स। फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है, रियलाइज नहीं होती, नहीं, अच्छा मजा नहीं आया। अच्छा है, हाँ, बहुत सिंपल सी बात है।
ऐसी एसेट्स जिससे पैसा आपको विद इन ऑपरेटिंग साइकिल राइज नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपके पास ऑपरेटिंग फिक्स असेट्स बोलते हैं। अब फिक्स असेट्स के फर्दर पार्ट है बेटा, ध्यान समझना। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, intangible assets, loans and advances। Are you getting my points? और क्या आपके पास बेटा फिक्टिटियस इन्वेस्टमेंट, चलो बात कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं फिक्टिटियस असेट्स भी तो असेट्स होती है बेटा, बोलो। टेंजिबल जो असेट्स होती हैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो टेंजिबल असेट्स के रिगार्डिंग, जो टेंजिबल असेट्स के बात छोड़ो एक बार के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, AS10 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस AS10 का नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AS10 किसके लिए बात करता है बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बोलो हाँ है ना। इनटेंजिबल असेट्स के लिए बात करता है AS26। इन्वेस्टमेंट के लिए बात करता है AS13। फिक्टिटियस असेट्स के लिए बात करता है बेटा AS, ये भी लॉन्स एडवांस एक प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट ही है, इसलिए इसको यहीं पे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा मुझे बताओ, अगर आप बोल दो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स तो गलत है या सही है? अगर आप बोलो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स गलत है या सही है? गलत है, कि फिक्स असेट्स में तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। क्या बचपन से लगा अभी तक कभी आपने इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या? क्या कभी लॉन्स एडवांस डेप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या? क्या गुडविल पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है क्या? नहीं। इन सबको अमोर्टाइज किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है बेटा? टेंजिबल असेट्स पे होता है। इनफैक्ट वी कैन से टेंजिबल फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, इतना डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना आप सभी समझते हो, एग्जांपल गुडविल वगैरह एंड सो एंड सो, लॉन्स एंड सो एंड सो, इन पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। हमें मेन जो चीज समझनी है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल फिक्स असेट्स, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इनटेंजिबल असेट्स के ऊपर, ये मुझे अच्छे से आ गया। टेंजिबल असेट्स डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। वन मोर थिंग, एक बात बोलता हूं, हो सकता है कि आपने जब 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा हो तो आपको हो सकता है शायद ऐसा बताया गया हो, डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 कुछ याद आता है, तो ये नहीं है। ध्यान समझना बेटा, अब समझना बेटा, पहले अमेंडमेंट से पहले AS6 और AS10 ये था डेप्रिसिएशन के लिए, ये था फिक्स्ड असेट्स के लिए। क्या था बेटा? ये किसके लिए था बेटा? डेप्रिसिएशन के लिए। ये किसके लिए बेटा? AS10 फिक्स। अब ये दोनों हट के एक नया एस बनाया AS10, ये बात करता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मतलब समझने के लिए भी समझ लो बेटा, ये फिक्स असेट्स के लिए भी यही फिक्स असेट्स के लिए भी क्या है बेटा? AS10 है, और डेप्रिसिएशन की चर्चा भी AS10 ही करता है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, तो AS6 नहीं होगा, AS10 होगा। हो सकता है नोट्स में कभी AS6 मिले तो उसको कट करके कहीं पे देखना, बात नहीं पढ़ोगे तब बेटा, जब कहीं AS10 लिखा हुआ मिले, AS6 लिखा हुआ मिले, तो उसको कट करके आप क्या कर दोगे? AS10 कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। और इस एस का नाम भी क्या है? PP, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब फिक्स असेट्स नहीं बोल सकते हैं AS10 को बेटा। फिक्स असेट्स में तो टेंजिबल भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इनके तो ऑलरेडी सेपरेट सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो नाम क्या आएगा आपके पास बेटा? यहाँ पे टेंजिबल असेट्स के लिए हम बोल सकते हैं। फिक्टिटियस असेट्स। अब हाँ बोलो। उनको अमोर्टाइज करते हैं, वो एस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, इसलिए AS26 है बेटा। उनका ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ में किया जाता है, बहुत सी टेक्निकल चीजें उसके अंदर समझ में नहीं आएगा बेटा, इसलिए हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारा सिलेबस का सिर्फ AS10 है। मतलब टेंजिबल असेट्स को हम कैसे अमोर्टाइज करेंगे? डेप्रिसिएशन का दूसरा अमोर्टाइज भी है, मेरी बात समझना। अमोर्टाइज करना, राइट ऑफ करना,
डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये सब हमें सिर्फ S10 के रिगार्डिंग मतलब टेंजिबल असेट्स के बारे में ही सोचना है, इनटेंजिबल असेट्स के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपका डाउट है कैसे होता है, मैं एक बताता हूँ बेटा। जो पेटेंट्स आपने लिया, अब डाउट पूछा है तो मैं जवाब देता हूँ, जितना समझ में है वहां तक लेके जाना। इनटेंजिबल असेट्स के अंदर भी अमोर्टाइजेशन किया जाता है, पर कैसे किया जाता है इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बात करता है। कौन बात करता है? AS26। तो AS26 ये बोलता है जो भी पेटेंट्स है, जो भी आपके इनटेंजिबल असेट्स है, क्या इससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा? कितने साल तक मिलने वाला है? क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो? लेट एज्यूम 8 इयर्स, लेट एज्यूम 8 इयर्स। तो इसको 8 साल में राइट ऑफ किया जाएगा। पर राइट ऑफ कैसे किया जाएगा? इस इनटेंजिबल असेट से फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट कितने? अब मुद्दा इस बात का होता है सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं, मतलब इस पेटेंट की वजह से आपको बिजनेस में आने वाले 8 साल में कितना आपको इनकम में बेनिफिट मिलेगा। सर हमें ये पता होगा क्या? आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता होगा कि इस इनटेंजिबल असेट से आपको फ्यूचर में कितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। बट सर तो उस फ्यूचर में होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रोपोर्शनेट में आपको इस पेटेंट को राइट ऑफ कर दोगे 8 साल। बट अगर आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको फिर एसएलएम बेसिस पे राइट ऑफ किया जाता है। ये बात मैं नहीं बोलता हूं, ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। बस इतना सा बोलूंगा, इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेबस में तो सभी नहीं है, आपके सिलेबस इतना सा है S10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन की बात यही करता है और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात भी यही करता है। टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा यही आपका सिलेबस का पार्ट है। कुछ पूछना है इसके अलावा किसी को? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एग्जाम में भी पूछ सकता है S10 किसका है? क्वेश्चन पूछेगा डेप्रिसिएशन का, फिक्स असेट्स का, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, या नन दबाओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज मत करना, फिक्स असेट्स वर्ड यूज मत करना, टेंजिबल असेट्स वर्ड यूज मत। नाम क्या है सिर्फ बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए ही चार्ज किया जाएगा। उसके अंदर उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आएगा, दैट्स इट बेटा। टेंजिबल असेट्स बेटा कहां फिक्स असेट्स में आप वापस फंस गई हो बेटा? मैंने अभी बोला टेंजिबल के फिक्स असेट 3 पार्ट है बेटा, या लिखा ना टेंजिबल फिक्स असेट्स के लिए टेंजिबल फिक्स असेट्स बोल सकते हो बेटा, पर फिक्स असेट्स वर्ड यूज नहीं कर सकते। मैंने काटा ना बेटा, मैंने बोला अब ये है ही नहीं। बट पहले इसको अलग, पहले बैलेंस शीट अलग बनती थी बेटा, अब नई बैलेंस शीट बनती है, इस वजह से बेटा। क्लियर? अब प्लीज मेरी बात को समझना बेटा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे, टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है? सर ऐसी असेट जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टेंजिबल असेट्स। और अगर यही बोलना है तो ये 100% रॉन्ग आंसर है। ये समझाने के लिए अच्छा है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसे इंटेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं टेंजिबल। तो एक बात बताओ, आपने समझ आया आंसर बेटा? किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो शेयर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट रखे हो, टच तो उसको भी कर सकते हो, तो क्या वो टेंजिबल असेट्स बन जाएगी क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझना बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर एग्जांपल मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना। लैंड इज द टेंजिबल असेट्स, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो क्या? उस पर नहीं कर सकते हो क्योंकि S10 साफ मना करता है। दूसरा एग्जांपल मैं बात करता हूं बिल्डिंग, सुनना मेरी बात को बेटा। बिल्डिंग इज अ टेंजिबल असेट्स या एज ए इन्वेस्टमेंट? क्यों इन्वेस्टमेंट और क्यों टेंजिबल? क्या बेसिस है जिसके बिहाफ पे आप बोल रहे हो कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है? क्या बेसिस है जिसके बिहाफ पे बोल रहे हो वो मेरे टेंजिबल असेट्स है? अब आप में से 50% बच्चे बोल रहे हैं तो टेंजिबल फिक्स असेट्स है, और 50% बच्चे बोल रहे हैं क्या बेटा ये तो इन्वेस्टमेंट है। एक चीज, हेलो, अगर आपको बोला गया कि फिक्स असेट्स है, आइडेंटिफाई करना है, आपसे इंटरव्यू पूछ लिया, जैसे एग्जांपल आपको अकाउंट्स पढ़ने का शौक है तो आप मेरे पास आए, सर क्या मैं अकाउंट, मैंने बोला कि मेरे को जूनियर फैकल्टी असिस्टेंट की आवश्यकता है, प्लीज कोई अकाउंट्स का टीचर हो तो बताएं, आप खुद ही आ गए। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, लैंड बिल्डिंग परचेज की, क्या ये टेंजिबल असेट्स है या इन्वेस्टमेंट है? सर दोनों हो सकती है, ऐसा नहीं। क्या बेसिस है जिसके बिहाफ पे इसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर करोगे? क्या बेसिस है जिसके बिहाफ पे इसको टेंजिबल में कंसीडर करोगे बेटा? यस बेटा, इधर राज नहीं, कुछ तो होगा।
बेटा इधर, नाम नहीं पता मेरे को आपका, आपका नाम? प्रांजल। यस, आप बताएं बेटा। अगर नहीं बताओ डाउट नहीं लूंगा, अगली बार जाना 5 दिन तक अब आपके कोई भी। अरे पढ़ के आ रहे हो यार 2 साल से बेटा आप लोग यार। प्रिंस, टेंजिबल एसेट्स खूब होगी आपके पास तो राजा हो यार आप तो। टेंजिबल एसेट्स किससे बोलते हैं? श्रवण कुमार? नहीं सर, आप तो पूछा ही मत करो मुझसे सर, क्यों अपना टाइम पास करते हो सर अपना? हर्ष? हाँ तो क्या है? इन्वेस्टमेंट टेंजिबल है, जो टेंजिबल एसेट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट क्या? ना ऐसे एसेट्स जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ, ऐसे कोई एसेट्स जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और एप्रिसिएशन, उस एसेट्स को इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। समझना, एग्जांपल, दो एग्जांपल लेता हूं इसको और बेहतर समझाने के लिए। आपके पास 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में आपकी खुद की दुकान चलती है, एक बिल्डिंग में 3 बिल्डिंग है आपके पास, जो 2 ही काफी है आपके लिए। 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में आपकी शॉप है और एक जो बिल्डिंग है वो आपने रेंट पे दे रखी है। तो ये जो बिल्डिंग आपके पास होगी इसे आप टेंजिबल एसेट्स बोलोगे। क्यों बोलेगे? अभी भी आपको जवाब नहीं होगा, आप बोल दोगे एसेट्स जिसको बिजनेस में हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंजिबल एसेट्स। तो बात करता हूं उसके लिए भी, उस पर आऊंगा मैं। रेंट की बात करेंगे तो बेटा ये एसेट्स तो है, टेंजिबल एसेट्स भी है, बट ये एसेट्स, हेलो, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड या एप्रिसिएशन इन एसेट्स किसी भी वे में आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, then such assets is called as investment, not an tangible assets. tangible ये भी है, tangible ये भी है, पर ये tangible assets नहीं आएगी, ये आपका इन्वेस्टमेंट करार दिया जाएगा। चीजें बहुत अच्छे से पता आपको होनी चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये शॉप आपकी टेंजिबल एसेट्स है, आप बोल दोगे हाँ सर बिल्डिंग हमारे बिजनेस में यूज हो रही है, डेप्रिसिएशन लगाना है इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स है। तो मुझे बताओ बिल्डिंग की जगह आप लैंड यूज करो आपके बिजनेस के अंदर, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो क्या वो टेंजिबल नहीं बनेगी क्या? तो मेरा आप लोगों से बोलना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेंजिबल एसेट्स? बड़ा हाथ खड़ा करो फिर बोलो यार बेटा। एक, हाँ बोलो। ऐसी एसेट्स जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूरा, हाँ अच्छे से बोल, ठीक है। और प्रोडक्शन में ऐसी एसेट्स जो प्रोडक्शन में काम आती है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। अगला क्वेश्चन में, क्या इन्वेंट्री मेरे पास रॉ परचेज करता हूं, क्या उसका यूज में अल्टीमेटली क्या प्रोडक्शन में करता हूं? रॉ मटेरियल टेंजिबल, रॉ मटेरियल द करंट एसेट्स। तो बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो होनी है ना, इसलिए बड़ा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है, सबको पता है। बोलूंगा एग्जाम, मगर मुझे बताओ जब मैं बोल रहा था टेंजिबल एसेट्स, आप बोल दो मशीन, फर्नीचर, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द टेंजिबल एसेट्स, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ द टेंजिबल एसेट्स। मैंने आपसे एग्जांपल नहीं पूछा है, मैंने मीनिंग पूछा है। अगर क्या आप भी मुझसे पूछो तो मैं आपको धड़े से बहुत से एग्जांपल दे दूंगा कल से आपको, बेटा संतुष्ट हो गए? यस बोलो। स्टॉक बिजनेस चलाने में काम आता है, उसको चल नहीं सकता है। ऐसा मान लो मेरा लिकर का बिजनेस है, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जहां से नॉलेज, लिकर का बिजनेस है, लिकर जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी बिकती है। अब बोलो, प्रैक्टिकल कर रहा हूं। चावल, अब बोलो लिकर तो चलो चावल की,
और जितना पुराना होता है उतना महंगा बिकता है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, फ्लैट बना के बेचता हूं बेटा मैं, आप बोलो कॉन्ट्रैक्ट, क्या एकदम सटीक जवाब चाहिए, आप फंडामेंटल क्लियर नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है आपको बोलने से पहले बेटा। फिनिश गुड्स, नालायक। सो फिनिश गुड्स इज अ टेंजिबल एसेट्स। तो फिनिश गुड डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? मान लो कपड़े बनाने की कपड़े की फैक्ट्री है, तो आप कॉटन लेके आए, थ्रेड लेके आए, बना के कपड़ा सिले, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बेचोगे उसको बेटा? यार क्या सोच के बोला यार बेटा? नहीं, बट नहीं, हाथ खड़ा करो फिर बोलो, फिर बात करेंगे बेटा। हाँ, उससे टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो से एग्जांपल, मैंने एक जमीन परचेज की, क्या उसका टाइम टाइम रिपेयर होता है? उसका नहीं होता है, दैट्स इट। हाँ, तो मैं टेंजिबल एसेट्स पूछ रहा हूं ना बेटा। जरूरी है क्या? मैं वो लिकर का बिजनेस है बेटा मेरा, लिकर बना के बेचता हूँ, टाइम लगता है, फ्लैट बना के बेचता हूँ बेटा, क्या फ्लैट बनती बिक जाती है 12 महीने के अंदर? नहीं यार बेटा, ना 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 बेटा, कारण पॉसिबिलिटीज नहीं रहती बेटा। कहीं बिल्डिंग पड़ी रहती है 5-5 साल तो बिकती नहीं है बेटा। यस, कोई बताएगा? गौरव, हाँ बेटा बोलो। यस होता है, लैंड का भी होता है, ध्यान समझना। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सबसे खतरनाक इस फिक्स असेट्स के, टेंजिबल असेट्स के लिए बेटा। कहाँ बोला? तो ध्यान समझना, ऐसी असेट्स, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। ये पॉइंट है जिसकी वजह से आइडेंटिफाई होता है, ध्यान समझना। समझना, आपने क्या बोला? ना, गलत। ना, गलत। आप बिल्डिंग परचेज करते हो सेल करने के लिए बाद में। अरे मैं बहुत ऐसे एग्जांपल, क्या ये ध्यान समझ, बहुत क्लियर बात, बड़ा खतरनाक पॉइंट है बेटा ये। कितना सिंपल सा पॉइंट पढ़ते हुए यहां तक आ गए। क्या ये कैमरा मैंने परचेज किया, इज माई एसेट्स? क्या इसको सेल नहीं करूंगा? नया टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं था? हमें पता था खरीदूंगा बेचूंगा फ्यूचर में। चलो ठीक है, एग्जांपल नहीं था, चलो एग्जांपल एक मिनट के लिए मानो कि ये बेंच मैंने परचेज की है, पता था एक टाइम के बाद ये खराब होगी और उसको बेच के नहीं खरीदनी पड़ेगी, पता था मेरे को। तो अब समझना, इसको अच्छे शब्दों में बोलता हूं, आप सब ध्यान समझना। ऐसी एसेट्स, सबसे पहले बात, जिसका पहले बात तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। जिसके बेनिफिट, ये बात आप सब बोल रहे हो, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दैट मींस 12 मंथ, आपने बात बोला। थर्ड एंड फोर्थ, 2 की एलिमेंट, ध्यान समझना। पहला, इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेल के लिए नहीं रखा गया। सेल के लिए रखा हुआ तो है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए रखा हुआ नहीं है। रॉ मटेरियल फिजिकल हो सकता है, पर वो ऑर्डिनरी कोर्स में सेल करने रखा हुआ होता है। इसलिए ऑर्डिनरी कोर्स में, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स में बेटा, जिस असेट्स को हमने परचेज किया है ऑर्डिनरी कोर्स में सेल करने के लिए रखी हुई नहीं होनी चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट, ये असेट्स आपके बिजनेस के प्रोडक्शन और सेल्स देने में हेल्प होने चाहिए। अगर 4 पॉइंट मिलते हैं तो वो टेंजिबल असेट्स बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब यही बिल्डिंग फिजिकल है, फिजिकल रखी हुई, यस, बेनिफिट मोर देन अकाउंट ईयर है, यस, ऑर्डिनरी कोर्स में है, बट ये बिल्डिंग आपके बिजनेस में ऑर्डिनरी बिजनेस में प्रोडक्शन और सर्विस नहीं आ रही है, इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बनेगा आपके पास? इन्वेस्टमेंट। यार मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला आपको बेटा? मतलब इसी कोई एसेट्स जिसके बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है, दूसरा उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
तीसरा, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? द बेस्ट एग्जांपल, मैं आप लोगों से बात करता हूं गुडविल या पेटेंट्स, वो भी उसके बेनिफिट मोर देन अकाउंटिंग ईयर होते हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा। गुडविल, तो मैं पेटेंट्स की बात करता हूं, लाइसेंस की बात करता हूं, कॉपीराइट्स की बात करता हूं, क्या उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है? बाकी वो तीन बार सेटिस्फाई करता है। अरे क्या पेटेंट की वजह से आप कुछ चीज बना सकते हो? तो क्या प्रोडक्शन और सर्विसेज देने में हेल्पफुल है? हाँ है, ये भी है, ये भी है, पर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसलिए वो कहां चला जाता है बेटा? आपके पास इनटेंजिबल असेट्स में चला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे हाँ है ना? तो मेरी बात समझना। तो अगर आपसे पूछे टेंजिबल असेट्स का मतलब समझ में आया बेटा? टेंजिबल असेट्स मींस व्हाट बेटा? अगर कोई भी असेट्स है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर है, उसको ऑर्डिनरी कोर्स में सेल कर रखा हुआ नहीं है, एंड द फोर्थ थिंग इज दैट वो असेट आपके बिजनेस के प्रोडक्शन में, सेल में या सर्विसेज देने में यूज आती है, इन दैट सिचुएशन दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा आपके पास बेटा? वो टेंजिबल असेट्स। द बेस्ट एग्जांपल बात करता हूं बेंचेस। जिस पे आप बैठे हुए हो, क्या इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है? हाँ है। क्या इनकी लाइफ मोर देन अकाउंट ईयर है? हाँ है। नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या मेरा काम पढ़ाना है या फर्नीचर बेचने का? पढ़ाना। मतलब नो डाउट इसको मैं सेल करूंगा, आपका वर्ता सर रीसेल करेंगे नहीं। अरे बंगाल होने के बाद सेल तो करना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दूसरा, प्रोडक्शन और सर्विसेज देने में यूज आ रहा है, बट ऑब्वियसली बात, इस पे बैठे हो तो मैं आपको सर्विसेज दे पा रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दीज आर द क्या बनेगा आपके पास? नो। द बेस्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल, इस कैमरे की बात कर रहा हूं, जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस कैमरे को मैंने परचेज किया, बट ऑब्वियसली बात क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी और लग रहा है कि कैमरे की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो गई है, तो बट ऑब्वियसली बात इसको फ्यूचर में सेल करूंगा या फिर रखे रखूंगा? सेल करूंगा। तो सेल तो करूंगा बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, मेरा रोज का काम थोड़ी कैमरा खरीदने बेचने का। रिगार्डिंग माय, अगर कैमरे खरीदने बेचने का बिजनेस होगा तो कैमरा इज माय स्टॉक, इज नॉट, बट वन मोर थिंग, दिस द टेंजिबल असेट्स। उसके बावजूद भी ये बेटा क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका है, पर वो ऑर्डिनरी कोर्स में रखा हुआ नहीं है, इसलिए वो टेंजिबल असेट डेफिनेशन कवर नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस चीज को बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बड़ा बोलो क्लियर। अब तो मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं। तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो जितने भी टेंजिबल असेट उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर जो चाहिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ असेट्स, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। अगर ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाओगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाओगे तो वन मोर थिंग, आप डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हो बेटा, डेप्रिशिएबल भी अमाउंट निकाल पाओगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल पाओगे, और डेप्रिसिएशन लगाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी हम सीखेंगे अभी नहीं। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? अब सबसे मुद्दे वाली बात होती है, मैं एक बात समझाता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स। जिस असेट्स पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज लगा रहे हो, उस असेट्स को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, वो असेट्स डेप्रिशिएबल है या डेप्रिशिएबल नहीं है। मैं फिर रिपीट, हर टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डेप्रिसिएशन पे, असेट्स पे डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होगा अगर कुछ फैक्टर होंगे जिनके बिहाफ पे आप पता करो क्या वो असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स है या डेप्रिशिएबल असेट्स नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कि सब वो असेट डेप्रिशिएबल है या डेप्रिशिएबल नहीं है? पहला फैक्टर, ऐसी असेट्स जिसकी लाइफ लिमिटेड है। इसकी लाइफ क्या बेटा? लिमिटेड है, और उस लिमिटेड लाइफ को डिटरमाइन करना पॉसिबल है। अरे है ना? तो नाउ असेट्स की लाइफ पर, क्योंकि देखो बेटा यूजफुल लाइफ मुझे पता होनी चाहिए। अगर किसी असेट्स की लाइफ लिमिटेड है पर उसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमाइन मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहला फैक्टर, आइडेंटिफाई दैट कि जिस असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाह रहे हैं क्या वो असेट डेप्रिशिएबल असेट्स है या डेप्रिशिएबल असेट्स नहीं है। एक बार फिर बोलना चाहूंगा, डेप्रिशिएबल असेट्स अलग है और डेप्रिशिएबल अमाउंट अलग है, और डेप्रिसिएशन अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? मैंने क्या बोला? डेप्रिशिएबल असेट्स अलग है, डेप्रिशिएबल अमाउंट अलग है, और डेप्रिसिएशन अलग है। सर कहां इतना घुमा रहे हो? ये हम पढ़ेंगे। डेप्रिशिएबल असेट्स मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनके बिहाफ पे हम असेट डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो डेप्रिशिएबल है? पहला क्या बेटा? यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, मतलब उसकी लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरा, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि वो असेट डेप्रिशिएबल है या डेप्रिशिएबल नहीं है। तो डेप्रिशिएबल है या नहीं,
सबसे पहले उसकी लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरा, वो समय के साथ साथ उसका और असेट्स का यूज भी होना चाहिए, और उसको टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, अरे हाँ है ना, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दीज आर द फैक्टर जिसके बिहाफ पे हम पता करेंगे वो असेट्स की वैल्यू क्या बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। से एग्जांपल मैं लैंड की बात करता हूँ, से एग्जांपल क्या मैं लैंड की बात करता हूँ, क्या लैंड की लाइफ, बोलो हाँ है ना। दूसरा, लैंड की जैसे जैसे लैंड की आई एम सॉरी लैंड की डेप्रिशिएबल यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हम नहीं करेंगे। दूसरा, बिल्डिंग 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 की लाइफ फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती है? हर बिल्डिंग की लाइफ फिक्स होती है, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल लाइफ फिक्स है, मतलब भले उसकी वैल्यू बढ़ रही है पर उसकी लाइफ क्या फिक्स है? यस, इसलिए क्या हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। द बेस्ट एग्जांपल कैमरा, कैमरे की लाइफ फिक्स है, बट कैमरा मैं यूज नहीं करूंगा तो अच्छा यूज करता ही नहीं हूं, बट क्या टेक्नोलॉजी की जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी क्या इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? यस, इसकी वजह से इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ऐसे कुछ फैक्टर है जिनके बिहाफ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर आप ये फैक्टर हमने पता कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि जिस असेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो डेप्रिशिएबल है, तो हमें अब 3 फैक्टर पता करने पड़ेंगे। पहला, कॉस्ट ऑफ असेट्स, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पे यह है कि कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या है, आप बताओ प्लीज, हाथ खड़ा करना फिर बोलना। कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करें फिर जवाब दे बेटा। कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है? यस, गलत बात, बोलो। बनाने के लिए जो खर्चा करते हैं, हम असेट्स बना के ना परचेज कर ले तो नहीं, तो वो तो उसकी कॉस्ट है, हमें हमारी बात करनी है। बट असेट्स उसके लिए तो गुड्स है, हमारे लिए असेट्स तो हमारे लिए ना। श्रवण कुमार सर, क्यों? कल से आऊंगा ही नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा। आऊंगा सर, नहीं आऊंगा क्या? हाँ बेटा, बस बोलो बेटा। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, सरासर गलत, आस पास भी नहीं बेटा। हिट मिलेगी इस पे तो बेटा, नो बॉल है ये। यस, ओ यस बेटा, बोलो। थोड़ा सा अच्छा, हाँ। जो बैलेंस शीट पे वैल्यू दिखती है, बैलेंस शीट वैल्यू किस पे दिखाऊं? वो वैल्यू आएगी कैसे? हाँ, अधूरा है, अधूरी की बात है। थोड़ा सा अच्छा और सिंपल शब्द बोलता हूं बेटा मैं। अरे नालायक, क्या हो गया? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में बात कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन की, असेट्स की बात कर, फिनिश गुड्स। क्या हो गया आपको आज? भूख लग रही है? हाँ, जब पता था कि मैंने भूख लग रही है बोला, फिर बोला हाँ, क्यों बोला फिर आपने बेटा? सुनना बेटा, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब, कॉस्ट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होगा? असेट्स को रेडी टू यूज, सिंपल वर्ड, क्या होता है ये? हाँ बोलो, सुन सुन, अब सुनो बेटा, आपने अधूरी बात है बेटा, इसलिए मैं पूरी बोला। असेट्स को मैंने क्या बोला? असेट्स को रेडी टू यूज तक करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, इन सब खर्चों को मिलाकर जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? असेट्स, बात खत्म। असेट्स को रेडी टू यूज तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, वो खर्चे का सम इज कॉल्ड एज क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ असेट्स। इसमें इंस्टॉलेशन भी आ जाएगा, इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, परचेज प्राइस भी आ जाएगी, टैक्सेस भी आ जाएंगे, फ्रेट भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, टैक्सेस भी आ जाएंगे।
इस चर्चा को चर्चा में कल आपके साथ और डिटेल में कल आपके साथ में करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।